हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सुन पा रहे हो मेरे को? आवाज़ क्लियर प्रॉपर? राधे 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 राधे। आ जाओ भी सारे आ जाओ। कैसे तुम्हारा आज क्लास कैसी हुई यूट्यूब पे? बढ़िया, एक टॉपिक और कवर हो गया। करंट अफेयर चालू करवा दूँ मैं अब? ऑल सेट। जो भी लोग लाइव और रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक सूचना दे देता हूँ, जो कि तुम लोगों को एकदम क्लियर जो है वो रहे। हाँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन ये है, मस्त ज़बरदस्त। तो आपका एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो गया है और उसका नाम है राजस्थान अर्थव्यवस्था। आपका एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो गया है और उसका नाम है राजस्थान अर्थव्यवस्था। हाँ, एक तो ये शालिनी जिस दिन यूट्यूब पे क्लास होती है उस दिन बूस्टर टॉपिक यूट्यूब पे हो जाता है, नहीं तो ऐप पे हो जाता है, दोनों में से एक क्लास हो ही जाती है ना। तो अब जो है वो हम लोगों से जो है वो आप लोगों से मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ। और आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है और वो नया सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हुआ है? राजस्थान अर्थव्यवस्था। ओ बताओ भाई, हो गया क्या राजस्थान अर्थव्यवस्था तुम्हारा स्टार्ट या नहीं हुआ? या अभी भी किसी को ये लग रहा है कि नहीं हुआ? तो मैं आपको क्लियरली एक बात बता देता हूँ कि मैं जब ऐप और आपके जो यूट्यूब पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हूँ, है ना। और जब अब सब कुछ जो है वो आरएस के लिए हो चुका है, तो आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, आपकी राजस्थान अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप गलती कर रहे हो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं राजस्थान इकोनॉमी हमेशा इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। और राजस्थान इकोनॉमी पढ़ने का सिंपल सा तरीका ये है कि राजस्थान अर्थव्यवस्था जो है वो राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर जो है राजस्थान अर्थव्यवस्था में दो चीज़ें होती हैं। और दो चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है कि राजस्थान अर्थव्यवस्था में एक इको सर्वे होता है और एक जो है वो आप लोगों का जो है वो क्या होता है, इको सर्वे के साथ में एक आपके बेसिक टॉपिक होता है। एक आपका क्या होता है? बेसिक टॉपिक होता है। जायज बात है, एक बेसिक टॉपिक होता है। ये हमेशा ही यूट्यूब पे चलता है और ये हमेशा ही ऐप पे चलता है। और इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो राजस्थान इकोनॉमी बन जाती है। इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो राजस्थान इकोनॉमी बन जाती है। जो अब तक नहीं समझे हैं वो ये गलती कर रहे हैं। जो अब तक नहीं समझे वो ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि तुम लोग चाहो कि मैं आके जीएसडीपी एनएसडीपी वापस तुम्हें यहाँ पे वैसे के वैसे रटवाऊँ ना। मुझसे तुम्हें अधिकतम सब्जेक्ट पढ़ने, ना कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार। इसी पे सहमति बनी थी हमारी कि पीएसआई वालों को इंडियन इको, राजस्थान इको, उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, जियोग्राफी के कुछ टॉपिक, उसी तरीके से आरएस वालों को पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर, योगा, सोशोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, उसके साथ साथ इको और पॉलिटी, इको और पॉलिटी। तो आपको मुझसे अधिकतम सब्जेक्ट पढ़ने, ना कि एक ही सब्जेक्ट बार बार। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं अभी समझा जाता हूं, ताकि आगे से आप क्लास मिस नहीं करें। जिस दिन बूस्टर टॉपिक होगा उस दिन वाईटी पे क्लास नहीं होगी, जिस दिन यूट्यूब पे क्लास होगी उस दिन बूस्टर टॉपिक नहीं होगा। पहली बात समझा देता हूं, तुम्हारा इको सर्वे स्टार्ट हो गया है और कल से तुम्हें अलग से शो हो जाएगा। और वो शो कैसे होगा? जैसे चैप्टर 1 हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया, चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये आपका इको सर्वे का चैप्टर 1 आप लोगों का हो चुका है। चैप्टर 2 के अंदर है हम लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है चैप्टर 2 के अंदर हमने कृषि के डाटा पढ़ लिए। डाटा पढ़ लिए, कृषि के डाटा पढ़ लिए ना तुम लोगों ने? कृषि के डाटा पढ़ लिए। अब उसके बाद में दोस्तों याद रख लेना, आपके यहां आप जो है वो कल जो है कृषि के डाटा पढ़ चुके हो। अब आप लोग जो है वो आज आप लोगों ने एक वीडियो के अंदर जो है वो क्या पढ़ी? प्रमुख फसल पढ़ी, प्रमुख फसल पढ़ी। और उसके बाद में आपने एक वीडियो के अंदर जो है वो कल आप क्या पढ़ेंगे? कृषि की योजना पढ़ेंगे, कृषि की योजना पढ़ेंगे, कृषि की क्या पढ़ेंगे? योजना पढ़ेंगे। कृषि की क्या पढ़ेंगे? योजना पढ़ेंगे। आप लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि की योजना पढ़ेंगे। अब जैसे ही ये 3 क्लास हुई उसके बाद में आपका राजस्थान इकोनॉमी का टॉपिक बचता है। और वो टॉपिक क्या बचता है यहाँ पे? कृषि से संबंधित केंद्र, कृषि से संबंधित केंद्र, कृषि से संबंधित केंद्र में आप लोगों को करवाऊंगा। और ये करवाते ही आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये करवाते ही आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा एग्रीकल्चर। मैं पहले से बता देता हूं, तुम ये मत सोचना कि मैं दोबारा पढ़ाऊंगा इस चीज को।
ना 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 ना, मेरे को अगला सब्जेक्ट पढ़ाना है भाई। एक ही चीज को मैं, मेरी चीज में कोई भी अंतर नहीं रखता हूं। मैं आपको यहाँ पे भी उतना ही बेहतरीन पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर भी उतना ही बेहतरीन पढ़ाऊंगा। तुम वहीं से हो, तुम्हारी बिरादरी के वो लोग हैं। हाँ, इनकी पीडीएफ और बुक आपको मिलती रहेगी। आपके लिए पीडीएफ पहले शो हो जाएगी, बुक आपकी 2 तारीख को आ जाएगी। बुक आपकी 2 तारीख को आ जाएगी, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ बाहर नहीं जाएगी, केवल आपको ही मिलेगी। अब कहा सर और आगे समझाओ, और आगे समझाता हूं। जैसे इसके जस्ट बाद में मैं जल संसाधन की योजना करवाऊंगा। इको सर्वे में क्या आती है? जल संसाधन की योजना करवाऊंगा। और ये मैं योजना वाईटी पे करवाऊंगा क्योंकि ये आपके इको सर्वे में आती है। लेकिन ये तो 20% पोर्शन है। दूसरे दिन ही मैं तुम लोगों को यहां पे पूरी सिंचाई परियोजना करवाऊंगा। सिंचाई परियोजना करवाऊंगा। दूसरे दिन मैं तुम लोगों को क्या करवाऊंगा? सिंचाई परियोजना। मतलब क्या हुआ? इको सर्वे का एक टॉपिक आपने वाईटी पे पढ़ा, उसके जस्ट आगे वाला ऐसे ही चलेगा। इको सर्वे में चाहे 3 महीने लग जाए मिले, मैं पूरी इकोनॉमी तुम्हें याद करवाऊंगा। तो कोई भी भूल मत जाना, क्लास मत मिस करना। हमारे लिए दोनों क्लास महत्वपूर्ण है। ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीज मिल जाएगी, किताब आपकी जो मार्केट में आ रही है। हम हमारे अनुसार यूट्यूब चलाएंगे, ना कि यूट्यूब के अनुसार हम चलेंगे। समझे तुम लोग? ये अपना दिमाग चलाना अपने को, उनके अनुसार नहीं चलना है। अपने को अपना दिमाग चलाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगले दिन मैं वहां पे पशुपालन और सहकारिता के डाटा करवाऊंगा। अगले दिन मैं वहां पे पशुपालन और सहकारिता के डाटा करवाऊंगा, जो कि केवल 30 मिनट के ही हैं। केवल 30 मिनट के ही जो है वो दोस्तों आपके आते हैं। लेकिन मैं ऐप पे आपको पूरा पशुपालन करवाऊंगा, पूरा पशुधन करवाऊंगा, जिसमें पशु गणना भी पढ़ेंगे, जिसमें पशु गणना के बाद में हम लोग हर जो है वो नस्ल भी पढ़ेंगे, हर पशु की जो है वो नस्ल भी पढ़ेंगे, और पशुधन से संबंधित जितने भी केंद्र है वो भी पढ़ेंगे। हो गया पूरा टॉपिक तैयार? हो गया ना पूरा टॉपिक तैयार? हो गया ना पूरा टॉपिक तैयार? जैसे ही अपन लोग सहकारिता के वहां डाटा पढ़ेंगे, अगले दिन मैं तुम लोगों को जो है वो यहाँ पे क्या करवाऊंगा? पूरा सहकारिता करवाऊंगा। पूरा सहकारिता जो कि 2 से 3 घंटे का है, सहकारिता पूरा कवर करवाऊंगा। तो हम अपने तरीके से चलेंगे, हमें अपने तरीके से चलेंगे। क्या सर इसका और एग्जांपल बताओ? बताता हूं। जैसे ही अपन वहां चैप्टर 4 के अंदर है, ऊर्जा के डाटा पढ़ेंगे, और ऊर्जा के डाटा जैसे ही अपडेट पढ़े तो यहां ऐप पर हम पूरी ऊर्जा पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, आपकी विंड एनर्जी, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वहां केवल हम वही पढ़ेंगे जो आपका जो है वो दोस्तों जो है वो क्या, करंट अफेयर या इको सर्वे है। दोनों को मिलाकर क्या बनती है? राजस्थान इकोनॉमी। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों को बहुत जोर आता है यूट्यूब पे जाने पे कि हम तो जो है वो अब क्या बन गए हैं सर, हम तो नवाब बन गए हैं। हाँ तुम नवाब हो, मेरे लिए तो तुम ही नवाब हो। लेकिन प्लानिंग ये इसलिए है कि हम अगर इस तरीके से चलेंगे तो इधर से पॉलिटी खत्म होगा और इधर से इको खत्म हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस गजब लेवल पे, कॉन्फिडेंस गजब लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट और मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसी प्लानिंग के साथ चलेंगे, और इन सारी प्लानिंग के अंदर जो है सर राजस्थान ज्योग्राफी। फिर एक चीज़ बता देता हूँ जो आरएस के स्टूडेंट हैं, अब जब मैं केवल आरएस के ऊपर ही फोकस कर चुका हूँ तो तुम लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी नाम की ज्योग्राफी है, जिसमें आपको राजस्थान ज्योग्राफी के जो टीचर हैं, जो आपकी सुरेश जी खुद जो है वो सिलेक्टेड है आरएस हैं, वो आप लोगों को केवल और केवल क्या पढ़ाएंगे? भौतिक विभाजन पढ़ाएंगे। वो आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे? अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे। वही आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या पढ़ाएंगे? आगे झील पढ़ाएंगे, मृदा पढ़ाएंगे, और जलवायु पढ़ाएंगे। ये इतने टॉपिक जो है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसके अलावा तुम्हारे नाम की ज्योग्राफी है, बचे हुए सारे टॉपिक मैं ही तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। खनिज मैं ही तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। परिवहन मैं ही तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। ऊर्जा मैं ही तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। सिंचाई मैं ही तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। वन्य जीव मैं ही तुम लोगों को कवर करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाना जो है वो नहीं चाहते, नहीं ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो है वो मैं तुम लोगों को ये कवर करवाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है रटानी होती हैं और ये चीज़ें याद करवानी होती हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की सेम प्लानिंग है, राजस्थान ज्योग्राफी की सेम प्लानिंग है। मैं हमेशा ही इको के साथ ये टॉपिक पढ़ाता हूँ। क्लियर है तुम लोगों को? तो अब जो है वो क्लास चालू करें, संविधान की विशेषताओं का टॉपिक कंप्लीट करें। तो टॉपिक जो कंप्लीट करते हैं और दोस्तों अब आगे चलते हैं अपन लोग। तो ये आज बताना जरूरी नहीं, जरूरी था, क्योंकि जो लोग मेरे यहाँ आए हैं,
जो मुझसे यहाँ पढ़ना है वो मैक्सिमम मुझसे पढ़ना है, क्योंकि उन्हें मेरा पढ़ा हुआ याद होता है, इसीलिए आए हो आप। तो इको पूरा, पॉलिटी पूरा, ज्योग्राफी का 40% एरिया, पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर, सोशोलॉजी, योगा मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी वो आपको डिटेल में, क्योंकि उनको जलवायु हो रही है, भौतिक विभाजन। और ये बताओ अभ्युदय बैच के लिए कौन कौन तैयार है अपने? हाँ, याद रखें, अभ्युदय आपको सारी पीडीएफ और क्लास और अपलोड हो जाएगी। अभ्युदय बैच के लिए कौन कौन तैयार है? तुम्हें नहीं लेना है, दोबारा मत ले लेना तुम लोग, तुम्हें तो टेस्ट सीरीज लेनी है। पुराने वालों के तुम्हारे लिए आपकी जो करंट अफेयर की और प्री की टेस्ट सीरीज एकदम निःशुल्क होगी। अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज चाहें तो आप जो है वो वहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। अपने साइंस की पीडीएफ में 2 दिन और डिले चलेगा, टाइम नहीं है पानी पीने का ही टाइपिस्ट के पास, 2 दिन और डिले चलेगा, 1 तारीख से 2 नए टाइपिस्ट आएंगे उसके बाद, क्योंकि हाँ, तो अपने साथ तुम्हें दोबारा नहीं लेना है, अपने साथ वालों को बताना है, ठीक है। चलो भाई, तो अपने साथ वालों को बताना। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था पढ़ना और हमने संविधान की बेसिक विशेषताएं पढ़ी थी। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ जो बेसिक विशेषताओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वो दोस्तों आपके लिए क्या है, याद रखें, सबसे लिखित है, सबसे बड़ा है, ये अपन लोगों ने देखा। उसके साथ साथ भारत का संविधान जो है, ना तो हमारे यहाँ संसद बड़ी है, ना न्यायपालिका, हमारे यहाँ संविधान बड़ा है। भारत का जो है वो दोस्तों संविधान है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ावा देता है। किसको देता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो दोस्तों जो है वो बढ़ावा देता है, याद रखा हम लोगों ने। उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत का संविधान जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन स्ट्रक्चर है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव लिया हुआ जो है वो आपका स्ट्रक्चर है। ये हम लोगों ने पढ़ा, डिटेल में तुम लोगों को याद हुआ। उसके बाद में हमने जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था पे थोड़ी बहुत बात की थी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं और दोस्तों थोड़ा थोड़ा जो है वो आगे की बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा भारतीय संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय होने के लिए कठोर भी है और वैसे ज़्यादा कठोर भी नहीं है, और वैसे ज़्यादा कठोर भी नहीं है। कि जी ऐसे कैसे? जैसे आपका अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, उसमें कब का बना हुआ है, मतलब कब का बना हुआ है, और उसके अंदर जो है संविधान संशोधन अब तक कोई 35-30 हुए होंगे, और अपने यहाँ 128 तक पहुंच गए भाई साहब। घने संविधान संशोधन हो रहे हैं ना। तो हमारे संविधान संशोधन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, नम्य भी है और अनम्य भी है। मतलब हमारा संविधान कहीं पे जो है वो नम्य है तो कहीं पे कठोर भी है। जैसे संविधान संशोधन की अगर हम लोग प्रक्रिया देखें तो वो भी थोड़ी अलग प्रकार की है। जैसे अगर हम लोग देखें दोस्तों कि आपके संविधान के अंदर जो है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कुछ मामलों में खतरनाक है, कुछ मामलों में खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मामला संघीय क्षेत्र से संबंधित है, कोई मामला संघीय क्षेत्र से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, कोई मामला राज्यों से संबंधित है, कोई मामला राज्यों से संबंधित है। इनमें अगर आप लोग जो अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को विशेष बहुमत भी चाहिए दोनों सदन में, विशेष बहुमत भी चाहिए दोनों सदन में, और उसके साथ साथ आप लोगों को आधे से अधिक राज्यों, आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल से भी, आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल से भी अनुमोदन चाहिए, राज्य के विधानमंडल से भी अनुमोदन चाहिए। देखो, विधानमंडल से भी अनुमोदन चाहिए। मतलब आप याद रखें, हम हमारे संविधान में, हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर का एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप कोई फेडरल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ अगर आप कोई जो निर्वाचन या राज्य राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखें, और आप लोगों को क्या याद रखना है कि इसमें दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा से तो पारित करना ही पड़ेगा। करने के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से और अनुमोदन चाहिए। जैसे अपना जीएसटी आया था तो आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। बताओ, है ना कठोर? कठोर है या नहीं है? कठोर है ना। उसके साथ साथ हमारा संविधान जो है वो कहीं कहीं लचीला भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपके यहाँ किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो,
चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना हो, या किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाना हो, तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एकदम सरल है, और उसे संविधान संशोधन ही नहीं कहा जाता। उसे क्या नहीं कहा जाता? संविधान संशोधन ही नहीं कहा जाता। उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है अमेंडमेंट ही नहीं कहा जाता। एकदम सरल है। राज्य से कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। राज्यों से कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। तो भारतीय संविधान में जिस चीज के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, जो संघ से संबंधित थी, जो हमारे संघीय ढांचे से संबंधित थी, उसमें संविधान सभा वालों ने क्या कहा कि इसमें संशोधन करना है तो कठोरता लाओ भाई साहब। इसमें संशोधन ऐसे इजीली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसे तो फिर बाद में लोग संविधान की मूल आत्मा से ही छेड़छाड़ कर देंगे, संविधान की मूल भावना ही खत्म हो जाएगी। तो जो बहुत बेहतरीन चीजें थी उनके संरक्षण के लिए हमने एक ऐसी व्यवस्था की आर्टिकल 368 के तहत कि उसमें संशोधन के लिए लोकसभा में करना पड़ेगा, राज्यसभा में करना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से करना पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपके यहां पर जो है वो किसी राज्य का नाम चेंज करना, सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य में विधानसभा बनाना, किसी राज्य के अंदर जो है विधानसभा को खत्म, किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बनाना या उसे खत्म करना, इन्हें संविधान संशोधन ही नहीं माना जाता। तो बताओ, कठोरता और नम्यता दोनों का समन्वय है क्या? कठोरता और नम्यता दोनों का समन्वय है या नहीं है? मुझे तो ये बताओ, कठोरता और जो आपके यहाँ नम्यता है, उन दोनों में जो है वो दोस्तों जो है वो है या नहीं है? देखो, हमारे यहाँ आर्टिकल 368 के तहत कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो उसके लिए तो विशेष बहुमत भी चाहिए, और विशेष बहुमत के साथ साथ उसके लिए तो विशेष बहुमत भी चाहिए, और विशेष बहुमत के साथ साथ दोस्तों जो है वो और क्या चाहिए? आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। लेकिन संविधान में कुछ साधारण और सामान्य बहुमत से भी संशोधन हो जाते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है, इसमें नम्यता और कठोरता दोनों का समन्वय है। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि दोस्तों आप लोगों को याद रखें, कईयों के अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा जो है वो दोस्तों जो है वो एक ही बात कहना। सबके अलग अलग स्टेटमेंट है इसको लेके। सर राज्यों का अनुमोदन मतलब राज्य, हाँ उसके बारे में आंसर आज अपन डिटेल में चलेंगे। विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, सामान्य बहुमत क्या होता है, उसके साथ साथ राज्यों के अनुमोदन में कौन सा बहुमत होता है, सब के ऊपर चलेंगे। अभी आप जो है वो केवल और केवल जो है वो पौधे की जड़ों के अंदर आप जो है वो केवल पानी डाल रहे हैं। आप अभी अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि आप आर्टिकल 1 तक पहुँचें। ये बातें तब अच्छी लगेंगी जब हम लोग जो आर्टिकल 51 को पार कर जाएंगे और जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिक इतना समझना है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा मिश्रण है, क्योंकि भारतीय संविधान अपने आप में एक विशेष है। मैंने पहले दिन ही कहा था, क्योंकि लिखित के साथ साथ भारतीय संविधान सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान संसद और न्यायपालिका में समन्वय बिठा रहा है। संविधान की जो है वो दोस्तों जो है क्या कर रहा है, सर्वोच्चता कर रहा है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था अपना रखी है। तो अभी तो आर्टिकल 1 तक तो पहुंच जाओ भाई, फाउंडेशन बैच में हो। कभी तो खुद ही कहते हो कि पढ़ना ऐसा है जैसा कहीं नहीं मिले, कभी फिर खुद को जल्दी है। जल्दी क्यों है? जल्दी है तो फिर बाद में तुम्हारे लिए एक क्लास और करवा दूं मैं। पॉलिटी अगर किसी को जल्दी पढ़नी है तो वो मुझे बता देना, उसको मैं सीईटी वाले बैच में शिफ्ट कर दूं। वहां पे मैं 10 दिन में पॉलिटी पढ़ाऊंगा। अगर किसी को ऐसे लगे कि मेरे को जल्दी है सर, हाँ अभी पढ़नी है मेरे को 5 दिन में, तो वहाँ पे जो है अगर आप लोगों को किसी को भी जल्दी हो तो मेरे को बता देना। हमारा तो वैसे ही अंतिम बैच है, लेकिन फिर भी अगर किसी को जल्दी हो तो मैं उसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा, उसमें आराम से पढ़ लेना। पर फिर भी संडे तक हम प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है वो आर्टिकल 1 तक पहुँच जाए। हम लोग जो है आर्टिकल 1 तक पहुँच जाए संडे तक। तो धीरे धीरे पढ़नी है ना, आराम हो पढ़नी है, क्योंकि पॉलिटी से चैलेंजिंग सब्जेक्ट है आरएस के अंदर। ओके तो आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है। और कैसी व्हीलर क्या कहते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान है अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान है अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच एक संतुलन स्थापित करता है? तो तुम लोग बता सकते हो किसने कहा था?
कि सर जो ये कहा था कैसी व्हीलर ने कहा था। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद में अगली विशेषता है भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से अभिप्रेत है। भारतीय संविधान है विभिन्न स्रोतों से जो है वो दोस्तों जो है वो अभिप्रेत है। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से जो है वो अभिप्रेत है। माइक को थोड़ा और दूर करो सर। ये लो जुगल किशोर जी, आपका नाम युगल किशोर है जुगल किशोर? हाँ, अब देखो इनकी डिमांड ख़त्म नहीं होती। एक तो सर जो है वो हमारे लिए वो भी अपलोड कर देना। तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ आ रही है, अगर तुम लोग करना चाहें तो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज आ रही है। प्री की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क है, लेकिन हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज और फोर्थ पेपर की टेस्ट सीरीज, हिंदी के दोस्तों आप सबके लिए जो है वो लगभग कितने, हिंदी इंग्लिश के 25 टेस्ट और फोर्थ पेपर आपके जो है वो जीएस के जो है वो 22 टेस्ट आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अब आप टेस्ट लिख सकते हैं तो बूस्टर एकेडमी की मेंस की टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों से आपको जो है वो भरपूर जो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज में अगर लिखना चाहते हो तो घर से लिखना स्टार्ट कर देना। अपन उसमें 100 जने लेंगे, ठीक है? जो अभी लिखना चाहते हैं, जिनको मेंस के टाइम लिखना है वो बाद में लिख लें, आप घर से अच्छा लिख सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और जो है वो 51 टेस्ट करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए निःशुल्क होगी, जो 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, वो आप लोगों के लिए निःशुल्क होगी, जिसके अंदर 28 टेस्ट आपके प्री के होंगे और 51 टेस्ट आप लोगों के जो है वो दोस्तों जो है वो करंट अफेयर और इको सर्वे के होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो हिंदी इंग्लिश की फोर्थ पेपर की अलग से टेस्ट सीरीज और जो है मेंस की टेस्ट सीरीज जिसमें लिखना होता है, कॉपी चेक करनी पड़ती है, उसकी एक अलग टीम है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है? अभी से अगर किसी को लिखने की इच्छा हो तो भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से अभिप्रेत संविधान है। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान जो है कहीं कॉपी पेस्ट है, नहीं। भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो दोस्तों विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद हुआ है। याद रखें, छानने के बाद हुआ। ये अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लो ना तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि छानने के बाद हुआ है, मतलब छानने के बाद जो चीज निकलती है वो अच्छी चीज निकलती है ना। छानने के बाद जो चीज निकलती है वो अच्छी चीज ही निकलती है ना। तो भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद हुआ है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं लिया, उनकी खराब चीज नहीं ली, उनकी बेहतरीन चीज को हमने लिया। आगे रखिए, संविधान का अधिकांश भाग तो भारत शासन अधिनियम से अभिप्रेरित है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, बहुत सारे देशों से जो है वो रूस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन सब से हमने लिया। याद है तुम लोगों को कि संविधान का अधिकांश भाग तो भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन फंडामेंटल राइट हमने जो है अमेरिका से लिए, डीपीएस भी हमने आयरलैंड से लिए, राजनीतिक भाग हमने ब्रिटेन से लिया। और ये एक अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें एक दिन पूरा लगेगा, संविधान का स्रोत। लेकिन आप लोगों के ये क्या याद रखना है, भारतीय संविधान जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखना भारत शासन अधिनियम से तो अभिप्रेत है, उसके साथ साथ अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, कनाडा से, रूस से, जर्मनी से, आपके यहाँ पे जापान से, सबसे हमने थोड़ा थोड़ा लिया। क्लियर? उसके बाद में इतनी विशेषताओं के बाद में भारतीय संविधान हमें क्या देता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यूनिवर्सल जो वोटिंग राइट आप लोगों को देता है। भारतीय संविधान क्या देता है, यूनिवर्सल वोटिंग राइट आप लोगों को देता है। भारतीय संविधान यूनिवर्सल वोटिंग राइट, सबको वोटिंग राइट है ना। जो आदमी वयस्क है, जो आदमी 18 के ऊपर है, उसको सबको वोटिंग राइट है ना, ये बहुत बड़ी बात है। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत देश की भौगोलिक स्थिति और वृहद आकार में निवासित जनसंख्या और उसमें व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक असमानता, गरीबी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर जो है वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट का एक सराहनीय कदम उठाया। नहीं बोल देते, जब अंग्रेजों के टाइम क्या था हमारे यहाँ पे, केवल उच्च वर्ग ही जो है वो दे सकता है वोट। महिलाओं में भी कुछ महिलाएं वोट दे सकती हैं, उच्च वर्ग की महिलाएं वोट दे सकती है, जो टैक्स पे कर रहे हैं वो वोट दे सकते हैं। हमारे यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए अगला, उसे हमने जो वोटिंग राइट दी है, उसे हमने वोटिंग राइट दी है। याद रख लेना, भारत में हर व्यक्ति को वोटिंग राइट है, उसे धर्म, लिंग, जाति, किसी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मूल संविधान में मतदान करने की आयु क्या थी, 21 वर्ष थी। मूल संविधान में मतदान करने की आयु जो थी वो दोस्तों कितनी थी, 21 वर्ष थी। पहले उम्र क्या थी, 21 वर्ष थी, लेकिन फिर अब कितनी, फिर इतना डिटेल में तो बुक में भी नहीं है। कोई नहीं, तो तुम पढ़ो, तो एक नई बुक ही तो तैयार कर रहे हैं तुम्हारे लिए,
बोला था ना मैंने कि कंटेंट के ऊपर एक टीम बैठी है जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जो आपको लगभग जो है 2 महीने में सबसे बेहतरीन कंटेंट देगी आरएस का। तो मूल संविधान में मतदान करने की जो है वो एज क्या थी, 21 थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से बार बार। और जो है वो क्या, और फिर हम लोगों ने 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दी। 61वें संविधान संशोधन के बाद में हमने 18 वर्ष कर दी। तो में से किसको जल्दी है कि मेरे को संविधान संशोधन जल्दी से पढ़ना है सर, एक टॉपिक और तैयार करना है? किसी को जल्दी है तो बताओ मेरे को, एक तरीका बताऊंगा तुम्हें। अगर किसी को जल्दी है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। संविधान संशोधन की मेरी एक क्लास जो वो यूट्यूब पे हुई भी है, शायद मुझे जहाँ तक याद है ना। अगर जल्दी हो तो तुम एक क्लास ले लेना, 3 से 4 घंटे की क्लास है। वैसे तो मैं पढ़ा दूंगा इसी के अंदर, लेकिन अगर कभी अलग से पढ़ने की अगर इच्छा हो तो यूट्यूब पे जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाई कपिल चौधरी जो है वो सर्च करना। अगर तुम्हारी शिद्दत से इच्छा हो कि हम इस टॉपिक को भी सल्टाना चाहते हैं तो देख आना, तुम्हें जीवन में इस टॉपिक से डर खत्म हो जाएगा। फिर मैं यहाँ तो लाइव पढ़ाऊंगा, पूरा याद करवाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार देख आना। जो सबसे खतरनाक टॉपिक है ना, उसको मैंने ऐसे याद करवाया हुआ है कि कभी भूलोगे नहीं। किस किस ने देखी हुई है? अगर देखी हुई है तो सर मैंने 3 बार देख ली। अगर देखी हुई है तो यूट्यूब पे जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक क्लास करवाई हुई है मेरी, वो एक बार देख लेना लास्ट ईयर की, और कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ मैं डिटेल से करवाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे मतलब किसी को चुल मच रही होगी ये टॉपिक पढ़ना है हमें, तो पढ़ आना एक बार, मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो दोस्तों यहाँ दिया गया, और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है पहले 21 जो है वो एज में दिया, अब इसे जो है वो दोस्तों जो है वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 कर दिया गया। ये याद रह जाएगा, एकदम क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता का जो है वो प्रावधान है। भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों जो है विशेषताएं हमारे यहाँ हैं। फिर भी हमने एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों किया, बताओ? एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों किया? तो याद रख लेना, हमने एकल नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया कि हमारे यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता होती है और दोस्तों उसके साथ साथ जो है वो केंद्र की भी नागरिकता होती है, याद रखें। लेकिन हमने ये क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है ना, अविनाशी राज्य। हाँ, अपने क्या लिखा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हमने एक स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर? हम आर्टिकल 1 में क्या लिखते हैं, इंडिया जो एक भारत है और जो है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। और हमारा आर्टिकल 1 से 4 क्या कहता है, यहां से आपको पता चल जाएगा। हमारा आर्टिकल 1 से 4 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल 1 से 4 जो है वो यही कहता है, और उस 1 से 4 के अंदर आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो है वो संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम के साथ साथ उसके जो है वो आकार में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके 2 हिस्से कर सकती है, उसके 4 हिस्से कर सकती है, उसके 8 हिस्से कर सकती है, उस राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सकती है, उस राज्य को जो है वो दोस्तों जो है वो संसद जो है वो समाप्त कर सकती है, उसे दूसरे राज्य में विलय कर सकती है। आर्टिकल 1 से 4 ये बात कही, 1 से 4 ये बात कही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संघ भारतीय संघ जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश होता है। आर्टिकल 2 खुद बोल रहा है, आर्टिकल 2 खुद बोल रहा है। इस स्टेटमेंट को नहीं समझती जनता, बस रट्टा मारती रहती है, इस स्टेटमेंट को समझो तुम लोग, तुम्हें खुद को आनंद आएगा। इस स्टेटमेंट को समझो। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है आर्टिकल 1 में? भारत जो कि राज्यों का जो है वो दोस्तों संघ है, और इसकी प्रकृति क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्य जो है वो खत्म हो सकते हैं, संघ हमेशा रहेगा, ये देश हमेशा रहेगा, ये देश
हमेशा रहेगा। और इसका प्रमाण है आर्टिकल 2 में देते हैं कि संसद अगर चाहे तो किसी राज्य के नाम में, आकार में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उस राज्य के हिस्से कर सकती है, उस राज्य को दूसरे राज्य में विलय कर सकती है, उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। संसद कर सकती है, मतलब राज्य की स्टेबिलिटी नहीं है, राज्य की स्टेबिलिटी नहीं है, राज्य की क्या नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब राज्य की स्टेबिलिटी नहीं है तो तुम खुद बताओ, क्या राज्य के अंदर भी नागरिकता देने का कोई सवाल उठता है? तो राज्य की नागरिकता देने का सवाल उठता है क्या? हमने क्यों अपनाया एकल नागरिकता को? हमने इसीलिए अपनाया, काल ने कश्मीर नागरिकता देड़ी अपनी होती तो पे कश्मीर तो रही को नहीं आज राज्य, अबे नागरिकता लिया खटक घूमता, पे नागरिकता लिया खटक घूमता, जायज बात है। तो नागरिकता दोस्तों जो है वो हम यहाँ पे नेशन को देते हैं, हम यहाँ क्या देते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रोविजन है। स्टेट जो है वो दोस्तों जो है उसको हमने ये अधिकार नहीं दिया, और ये हमने एकता व अखंडता के लिए किया, ये हमने एकता एवं अखंडता के लिए किया। ये समझ में आया अब ये बात? केवल रट्टा नहीं मारना, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ केवल जो है वो संघ की नागरिकता है, संघ की नागरिक, रट्टा नहीं मारना। समझना कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। आर्टिकल 2 कहता है कि जो है वो संसद राज्य के नाम, आकार, राज्य में परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए हमने जो है वो इन 2 आधार पे तुम कह सकते हो कि भारत में एकल नागरिकता को इसलिए अपनाया गया ताकि अखंडता व एकता बनी रहे। अब तुम में से कोई ज्ञानी होगा, वो कहेगा सर ऐसी बात है तो फिर बाद में तो ये एकात्मक शासन ही हो गया, राज्य की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। हाँ, फिर तो राज्य की कोई वैल्यू नहीं रही। अगर ऐसे तो आप आर्टिकल 2 के तहत जो है वो किसी राज्य का नाम बदल दो, आकार बदल दो, सीमा बदल दो, जज्बात बदल दो, जो यूटी बना दो, उसके हिस्से कर दो, 2 कर दो, 4 कर दो, उसका विलय कर दो, तो फिर बाद में क्या ही मतलब रहा? ये तो नाम का संघवाद हुआ। तो हम तो पहले ही कहा था हमारा संघ जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव लिया हुआ संघ है। हमारा संघ तो जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव लिया हुआ संघ है। पर तो कोई बोलेगा सर झुकाव नहीं है तो एकात्मकता में डूबा हुआ संघ है। तुम मानो जो मानो, लेकिन संघ तो हमारा ऐसा ही है, क्योंकि हमारे संघ में सर्वोपरि जो है वो दोस्तों क्या है, देश की एकता एवं अखंडता है, देश की एकता एवं अखंडता है। और इस चीज को भी तुम काउंटर कर सकते हो। अगर कोई बोल दे कि जो है वो राज्य जो है वो दोस्तों जो है वो राज्य को अगर आप आर्टिकल 2 के तहत है, अगर आप राज्य में इतना परिवर्तन कर रहे हो तो फिर तो नाम का संघ है, तो तुम काउंटर कर सकते हो कि भाई साहब ये बात गलत है। संसद केवल और केवल राज्य के नाम, आकार, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो नया राज्य बनेगा, जो छोटा राज्य बनेगा, जो बड़ा राज्य बनेगा, क्या वो संघ से शक्ति लेगा या संविधान से शक्ति लेगा? तुम बताओ मुझे, वो संघ से शक्ति लेगा या संविधान से शक्ति लेगा? वो क्या संघ के अधीन थोड़ी होगा। तो काउंटर करने वाले एक इस स्टेटमेंट को रखते हैं कि हाँ, प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि संविधान का आर्टिकल 2 और 3 जो है वो ये प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ जो है वो राज्यों की स्वतंत्रता केवल और केवल एक स्वप्न है। राज्यों की स्वतंत्रता या स्वायत्ता केवल और एक स्वप्न है, जिसे संघ जब चाहे, संघ जब चाहे जो है दोस्तों इसे जो है वो छीन सकता है। प्रथम दृष्टया लगता है ये, लेकिन अगर हम निष्कर्षतः देखें तो आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा राज्य के आकार, सीमा परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। और दोस्तों ये अधिकार जो है देश की एकता एवं अखंडता के लिए दिया गया है। जो नया राज्य बनता है वो संघ से शक्ति नहीं लेता, वो संविधान से शक्ति लेता है। वो संघ का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो संविधान के तहत बनता है। वो राज्य सूची के पूरे सब्जेक्ट लेता है, समवर्ती सूची के पूरे सब्जेक्ट लेता है। आगे आएगा मजा जब आर्टिकल 1 से 4 पढ़ेंगे ना आप, तो ऐसी कुछ बातें देखेंगे जिसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि केवल एक मुख्यमंत्री के पद के लिए नया राज्य नहीं बनाना चाहिए। जब नया राज्य बनाना है तो आप जाति के आधार पर बनाएं, भाषा के आधार पर भी बना सकते हैं, क्षेत्रीय विकास के आधार पर बना सकते हैं, योजना के क्रियान्वयन के लिए बना सकते हैं। लेकिन आप ऐसे राज्य नहीं बनाएं कि जो है वो केवल और केवल आप सोचो कि यहाँ तो मैं CM नहीं बन रहा, 2 भागों में टूट जाए तो हमारा वहाँ पर CM बन जाए, ऐसे नहीं, याद रहे। हाँ, तो आगे समझ में आया थोड़ा बहुत? तो अब तुम बोलो कि सर आपने बोला है वो लिख लें, नहीं, वो लिखना नहीं है। वो मैंने जो बोला है वो लिखना नहीं है। जब आप लास्ट तक सुनते जाएंगे तो आप में पॉलिटी की ये समझ डेवलप हो जाएगी, ये समझ डेवलप हो जाएगी। तुम ये मत सोचना सुबह भी आप जल्दी जल्दी बोले वो स्टेटमेंट तो तगड़ा था,
तो वो स्टेटमेंट आप में अपने आप डेवलप हो जाएगा, आप खुद ये भाषा बोलने लग जाएंगे कि प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत होता है कि आर्टिकल 2 और 3 संघीय ढांचे के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ राज्यों की स्वायत्ता केवल स्वप्न मात्र है। लेकिन अगर इसे वास्तविकता में देखा जाए तो ये राष्ट्रीय एकता में अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रावधान किया गया है, क्योंकि जो नया राज्य बनता है वो संविधान की सूचियों और राज्य सूची और संवर्ती सूची से अधिकार लेता है, वो संघ के अधीन थोड़ा ही है। तो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन आप में ये समझ डेवलप हो जाएगी, और पॉलिटी के अंदर आप जब ये समझ डेवलप कर लेंगे ना, तो फिर ये फैक्ट तो मैं वैसे ही याद करवा दूंगा, है ना। तो मेरे को पता है ना, जब मेरे सामने भी पहली बार जब किसी आदमी ने ये जो है वो बात कही थी, तो मेरे को लगा यार गजब बात है यार, ये तो इसको तो याद कर लेते हैं। तो मेरे को भी ऐसा लगा, तो तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, जब मैंने ये बात कही, मैं कोई चीज़ ये मतलब याद कर तो पैदा को नहीं हो, मैंने भी कहीं सुनी, कहीं जो है वो पढ़ी, तो पढ़ी तो मेरे को ऐसे लगा यार ये तो बात तो तगड़ी है, ये बात तो गजब है। तो जनरली मैंने पॉलिटी जो है वो राजेश मिश्रा सर के नोट्स से ज़्यादा पढ़ी है, उनका टच फैक्चुअल पोर्शन, और उसके साथ साथ जो है वो आप राजस्थान बोर्ड की जो आपकी किताब आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 11th वाली, जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ से विचार आएंगे। तो फिर मैंने उन तीनों का मिक्स करके बाद में जो है मैंने सोचा पॉलिटी को अच्छा तैयार करता है, और उसके बाद में मैं कभी भी उस आपकी बड़ी वाली किताब की तरफ देखता ही नहीं हूँ पॉलिटी के अंदर। ठीक है, बस केवल आप इतना पढ़ लेना, तुम्हें कोई किताब देखनी नहीं पड़ेगी। पॉलिटी सबसे भारी है, लेकिन एकदम सरल करेंगे, धीरे धीरे समझ विकसित होगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग धीरे होती है, अगर आप फास्ट, लास्ट में खूब फास्ट है, 2 दिन में आयोग पढ़ लेना, तुम सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, भले ही शुरू में टाइम लगेगा, शुरू में जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि पॉलिटी की समझ विकसित हो रही है, सब्जेक्ट की भाषा तुम्हें याद हो रही है, आप समझ पा रहे हैं कि हाँ यार, नम्यता अनम्यता, संसदीय बात, संविधान की सर्वोच्चता, आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एक जो है वो वास्तविक प्रमुख, एक संवैधानिक प्रमुख, विधायिका कार्यपालिका में समन्वय होता है, स्थायित्व नहीं उत्तरदायी सरकार होती है। तो ये आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, हमारे यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद में भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष चरित्र रखता है, मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी धर्म को प्रमोट करने के कोई कर लगाएगा, ना ही किसी कर से प्राप्त पैसे को राज्य जो है वो किसी धर्म के संवर्धन में लगाएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति अपने निजी जीवन में जो है वो अपने धार्मिक चीजों को मान सकता है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और हम इसे सकारात्मक रूप से क्या बोल देते हैं, सर्वधर्म संभाव। क्या होगा दोस्तों आपके यहाँ, सर्वधर्म संभाव। क्या होगा आपके यहाँ, सर्वधर्म संभाव। तो याद रखें, हमारा धर्म निरपेक्ष चरित्र, हाँ हो सकता है कि हमारा धर्म निरपेक्ष चरित्र हम लोग 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, हम हमारी संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जो है वो दोस्तों जो है वो इंक्लूड करते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द हम लोग जो जोड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमारा संविधान जो है वो पहले धर्म निरपेक्ष नहीं था। लगता है तुम्हें ये चीज कि हमारा संविधान जो है वो क्या पहले क्या धर्म, ये शब्द जोड़ने से धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो गया, शब्द जोड़ने से सेक्युलर थोड़ी हो गया, इससे पहले भी था। जब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 तुम पढ़ोगे ना, जब आर्टिकल है 25, 26, 27, 28 तुम पढ़ोगे ना, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, और उन आर्टिकल्स को तुम लोग जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हारे धर्म को मानने की जो है वो दोस्तों जो है पूरी स्वतंत्रता है, उपासना की, विचार की, उसके साथ साथ उसके प्रचार की, उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। लेकिन उसके साथ साथ ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप आराम से, एकदम श्योर, आवाज क्लियर है तुम लोगों में बस? ओके।
आज गजब ही हुआ। मतलब जो इन्वर्टर की लाइट चली गई और जो मेन लाइट है वो चली रही है, मतलब ऐसे सब चल रहे हैं लेकिन और सब कुछ बंद हो गया। मगर यार ये गजब ही है, ये समझ से बाहर है। जनरली क्या होता है, ऐसे वैसे बंद हो जाते हैं, इन्वर्टर जुड़ा हुआ है तो क्लास चलती रहती है, लेकिन क्लास बंद ऐसे हुई कि एक साथ ही पूरा अंधेरा हो गया और केवल ऐसी चल रही है। वो ये बढ़िया काम है। तुम लोगों को क्या लगा कि क्लास बंद हो गई ऐसे चलते चलते पूरे मोमेंटम के साथ? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा सर अब क्या ही वापस आएंगे, ये लगा तुम लोगों को? सर किस किस को लगा कि लाइट गई? तो लाइट तो नहीं है, लाइट की तो व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। नहीं नहीं, क्लास नहीं रुकती, आपकी तरफ से टेक्निकल इशू हो सकता है, वो एक कारण हो सकता है। और क्लास अपने आप में एकदम सही चल रही है, क्लास अपने आप में एकदम सही चल रही है। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में, धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बारे में हमने देखा। और धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है दोस्तों आप लोगों का, ये जो है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और मैंने जिस दिन जो है वो आप लोगों को संविधान चालू करवाया था उस दिन ये शब्द समझाया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि जो है वो राज्य सभी धर्मों के प्रति संभाव रखेगा। राज्य ना किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा, ना ही राज्य किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। और राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। पहले दिन समझाया था मैंने, तो मैं सेक्युलरिज्म पहले दिन समझाया था कि राज्य के कर्मचारी के रूप में भी तुम्हारा कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में तुम चाहे धर्म की उपासना कितने भी करो। तो याद रखे, धर्म निरपेक्ष चरित्र हमारा एक जो है वो दोस्तों क्या है, दोस्तों आपके यहाँ पे जिसके आपको कुछ जो है वो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है कि राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, मतलब भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, आर्टिकल 15 कह रहा है। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 कह रहा है। आपको दिख रहा है हमारा सेक्युलर जो जो चरित्र है, हमारा धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, आपको आर्टिकल में दिख रहा है। लिखने के लिए तुमने संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन से लिखा होगा, वो अलग बात है, लेकिन दिख रहा है ना तुम लोगों को। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की और उसके आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो बताओ, कह रहे हैं ना आर्टिकल 25। उसके बाद में आगे देखिए आप और आर्टिकल, ये सब आर्टिकल हम जो है वो मूल अधिकारों में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक संप्रदायों को जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की छूट है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धर्म के बढ़ावा देने के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल जो है वो दोस्तों 28 क्या कहता है? सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों पर प्रतिबंध है, स्कूल के अंदर जो आप धार्मिक प्रार्थना नहीं करेंगे। और आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, मतलब भाषा, लिपि और संस्कृति। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अल्पसंख्यकों को जो है वो अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? मतलब अगर कोई बोल दे तुम लोगों को, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए आरएस मेंस में कि भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताइए, अब भाई साहब एक ही बात, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता लिखा गया। इसे हम जो है वो दोस्तों क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग जो है भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष दोस्तों जो है वो बोल सकते हैं, आपका चरित्र बोल सकते हैं। अरे इसके आगे क्या लिखोगे? ये तो सबको ही पता है, इसके आगे क्या लिखोगे वो बताओ मेरे को। तो कल को अगला पूछ ले कि इससे आगे बता भाई, तो फिर क्या लिखोगे? वहां बात आगे ना। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है वो बताइए, चीजों को समेटना जरूरी है, चीजों को समेटना जरूरी है। आपको अगर सिंपल प्रश्न अगला पूछ ले कि भारतीय संविधान का सेक्युलर जो है वो दोस्तों आपका चरित्र, धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताइए। अब एक ही बात, घिसी पिटी बात, किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और वो तो एक ही बात है, सबको ही पता है।
धर्मनिरपेक्ष चरित्र पूछ ले तो वहां पे ये जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए जो एक फैक्ट लिए हुए सब घूम रहे हैं कि प्रस्तावना के अंदर है हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया, वो ठीक है। आप बताओ आर्टिकल 14 में कहा गया है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 में कहा गया है किसी के साथ भी धर्म के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल जो है 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता है, 26 कहता है उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता है, उसके बाद में 27 जो है वो दोस्तों कहता है कि कोई टैक्स जो है वो धर्म के लिए यूज नहीं किया जाएगा, और 28 कहता है कि आप जो है वो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग जो है वो अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति का जो है संरक्षण कर सकते हैं। 30 कहते हैं कि दोस्तों जो अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ एक ही है, इनको दोनों को ही अंग्रेजी में हम सेक्युलर कहते हैं। अब लिख सकते हो ये क्वेश्चन, आपके सामने कोटेशन आ जाए, भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष चरित्र रखता है, तो क्या ये लिख सकते हो? 5 नंबर पक्का है। अब तो लिख कर आ जाओ थे, आग लोग कहते देवता बस बहुत है, 5 मुँह 6 थोड़ी देऊँ तने, इतना घना ही है, 5 मुँह 6 थोड़े देऊँ। और इसके साथ 3 विशेषता और बताते हुए ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। कल हम फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, इसकी मैं आपको PDF कल पूरी दे दूंगा। इसके साथ जो है वो आप लोगों ने जो है इसके साथ भारतीय संविधान की जब आपने इतनी विशेषताएं पढ़ ली तो इसके साथ जो है वो केवल 3 विशेषताएं और बता देता हूं। भारतीय संविधान जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, भारतीय संविधान DPSP बताता है, और भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो अधिकार बताता है, नीति निर्देशक तत्व बताता है, उसके साथ साथ ये भी कहता है कि बेलखड़ो थोड़े कर्तव्य पे भी ध्यान दो। ये दुनिया केवल अधिकारों से नहीं चलती, कर्तव्य रूपी संसार में अधिकारों की वैल्यू है। अगर हर आदमी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो सबको अधिकार मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों हमारा संविधान आर्टिकल 51 के A के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों के मौलिक कर्तव्य की भी जो है वो बात करता है। ये आपके संविधान की विशेषताएं हो गई, ये आपके संविधान की विशेषता होगी। तो इसके कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान जो है लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान जो है वो दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था का जो है वो दोस्तों संविधान है। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान है जो एकात्मकता की ओर झुकाव लिया हुआ है। भारतीय संविधान संसद की प्रभुता और दोस्तों उसके साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में एक चीज लाता है, वो है संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान सार्वभौमिक मताधिकार देता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है। भारतीय संविधान जो है वो क्या देता है? एकल नागरिकता देता है। यह आपका टॉपिक पूरा है। लाइट बीच में गई, उसने विघ्न डाला, मुझे लगा मोमेंटम बना हुआ है तो टॉपिक पूरा हो जाए तो कल तो मैं PDF दूँ और अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करूँ। और इसी के साथ जो है वो हम हमारी वाणी को जो है वो विराम देते हैं। और मुझे पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ क्यों लग रहा है? तो अब मैं जो है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, और मतलब पढ़ाने में मेरे को मज़ा भी आ रहा है और मैं बिना बर्डन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं नहीं लगा पिछले 2 दिन से कुछ और इम्प्रूवमेंट। जब से मैंने ये कहा है कि और सारे बैच अंतिम होंगे, अब जो आएंगे वो केवल RS PSI के ही आएंगे, तब से मैं अपने आप में थोड़ा सा बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं कुशाल। कल एक योजना पढ़ने के बाद में सीधा बेसिक टॉपिक ही है। हाँ, तो ये जो है निर्णय लिया गया है, इस निर्णय में सबसे पहले सहयोग तुम्हारा चाहिए होगा, क्योंकि जब आप चलते हुए सिस्टम को एक साथ बंद कर रहे हो, जब आप CET सारे बैच जो एक साथ बंद कर रहे हो, तो अब जो है वो तुम्हारा सहयोग चाहिए होगा। और वो किस चीज़ में चाहिए होगा? RS में चाहिए होगा। क्योंकि जब सारी चीज़ें अपन जो है वो समाप्त करके और केवल RS पे लग रहे हैं, तो बताओ अब तो तुम्हारा हक बनता है ना इतना, अब तो तुम्हारा कर्तव्य है ना ये, अब तो सपोर्ट चाहिए और करोगे ना सारे? बताओ, अब जो अभ्युदय बैच आ रहा है उसमें एक एनरोलमेंट करवाओगे ना? क्योंकि जो इतना सिस्टम, इतने टीचर, 15 जनों की कंटेंट टीम, आपके 4 टाइपिस्ट, 2 कॉलिंग वाले, उसके अलावा जो इतने टीचर, तो एक बार आपको स्टार्टिंग के 3 महीने आप लोगों को करना पड़ेगा। ये आप लोगों का कर्तव्य है। और कौन कौन निभाएगा भाई? अभ्युदय बैच आ रहा है, 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, स्वतंत्रता दिवस ऑफर के साथ। अब 2 बैच नहीं, RS का भी 1 बैच आएगा केवल महीने का, ये भी क्लियर है। RS का 1 बैच आएगा। और अब आप ही बूस्टर के जो है ना, बूस्टर जो है वो दोस्तों सदस्य बनकर आप ही अपने साथ वालों को बताएंगे
तो हर आदमी, एक मैं फिर बता रहा हूं, अब इस बार विनम्र निवेदन कर लेना भले, आपके साथ वाला चाहे हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम, नवरात्र तक इंग्लिश मीडियम के भी कंप्लीट नोट्स, आपके साथ वाला जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहे वो अभ्युदय बैच आप लोग जो है उन्हें रिकमेंड जरूर करें, अपना टाइम निकाल के करें। 15 दिन में आप एक व्यक्ति को जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना वादा देखो तुम्हें करके जाना पड़ेगा, इतना वादा तुम्हें करके जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं करना सुरेश कि सर ले रहे ही पड़ जाए, ले रहे कौन पढ़ लो, बट अभी 2 से 3 महीने स्टार्टिंग में जो है वो ये हमारे लिए चैलेंज होगा, क्योंकि आप अगर लोग देखोगे तो सीईटी के अंदर सबसे ज़्यादा व्यू अगर किसी चैनल पे आ रहे तो वो कौन सा है? अपना है भाई साहब वो चैनल। कोई भी एग्जाम में देखेंगे ना आज के दिन, आप ग्रेड के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो लाखों व्यूज आ रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कोर्स नहीं स्टार्ट करेंगे। मैंने जाके आईएन वालों पे वीडियो बनाया, वहाँ पे भी मतलब आईएन के इतने से 30-35 हज़ार लोग हैं, वो भी जो है वो मतलब सारे लोग देख रहे हैं, तो भी मैंने कहा नहीं अब आईएन का बैच नहीं बनाई, केवल आरएस पे फोकस। और अब एक स्टेज आगे चलेंगे, अगली साल जो है वो जुलाई में हम हमारे सेकंड फाउंडेशन डे पे यूपीएससी का पहला कोर्स लॉन्च करेंगे, यूपीएससी का पहला कोर्स लॉन्च करेंगे। हाँ, तो आपको अपने साथ वालों को बताना है, इसका मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं मैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब मिलते हैं अपन लोग कल शाम को, पहले यूट्यूब पे फिर ऐप पे, और 15 तारीख से आप